दोस्तों, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन अपना मुंह बंद रखें तो उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। जिस प्रकार से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, उसका नुकसान इस वक्त दुनिया झेल रही है और दुनिया नहीं, खुद अमेरिका भी अपने राष्ट्रपति के बयानों का नुकसान झेल रहा है। ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को। कहा है कि अगर आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको फ्री नहीं किया, उस पर से अपना कब्जा नहीं हटाया, तो हम 48 घंटे के अंदर आपके मेजर पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। तो ये धमकी दी है अमेरिका ने ईरान को कि 48 घंटे में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर कीजिए वरना तबाही होगी। 48 घंटे के अल्टीमेटम का जवाब ईरान ने ऐसा दिया कि पूरी दुनिया हिल गई और उससे बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि बदलाव भविष्य में भी देखने को मिलने वाला है। और एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान इस बात को अच्छे से जानता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो अमेरिका से नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, एक तरीके से कहना जाती नहीं होगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने घुटनों पर हैं। पूरी एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये जो वॉर चल रहा है या फिर जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ भी चलता है उसके एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अब समय बचाते हुए हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और उसका जवाब दिया ईरान ने। कैसे? उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जिसको अभी तक ब्लॉक कर दिया था ईरान इजराइल के लिए, या फिर जिसके लिए उनका मन किया उसके लिए उनका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बंद कर दिया था ईरान ने। अब ईरान ने ज्योग्राफी को फायदा उठाते हुए अब उसको मोनेटाइज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक ग्लोबल चोक पॉइंट है, जहां से मैंने आपको पहले बताया कि 1/5 जो ऑयल का ट्रेड है वो उसी रास्ते से होता है, और उस ग्लोबल चोक पॉइंट को, जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो ऑक्सीजन लाइन है, उसको चोक कर दिया है ईरान ने। और चोक करने के बाद अब जब 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को मिला कि 48 घंटे में इसको आप खोलिए वरना आपके मेजर जो पावर प्लांट्स हैं उसको हम उड़ा देंगे, तो उसका रिप्लाई यहाँ पर ईरान ने ये दिया कि वहाँ पर अब एक टोल टैक्स लगा दिया है। जहाँ दोस्तों ईरान ने कहा है कि कुछ जहाज ऐसे होंगे जिनसे हम टोल टैक्स लेंगे। कितना टोल टैक्स लेंगे? क्या और कहीं टोल टैक्स लगता है? जी हाँ, लगता है। देखिए, पनामा कैनाल में टोल टैक्स लगता है, इसके अलावा जो स्विस कैनाल है वहाँ पर भी टोल देना पड़ता है, लेकिन काफी कम। यहाँ पर जो ईरान ने जो टोल टैक्स तय किया है वो कितना है? $2 मिलियन, यानी कि $20 लाख रुपए का यहाँ पर कुछ जहाज से ईरान अब टोल टैक्स लेगी। यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं। ठीक है, वैल्यू $2 मिलियन की है, लेकिन ईरान होता कौन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये टोल कलेक्ट करने वाला? ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जो UN क्लॉज का जो नियम है उसके अंतर्गत ट्रांजिट पैसेज का हर किसी को अधिकार है। जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है वहाँ से किसी भी देश का जो कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल कंटेनर है, वेसल है, वो वहाँ से उसको ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है UN क्लॉज के नियमों के तहत। लेकिन नियम को बनाए रखने की, नियम को इन्फोर्स करने की जिन ताकतों के पास जिम्मेदारी थी, बदतमीजी वहीं से स्टार्ट हो गई है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि NATO एक्सपोज हो गया, UNSC एक्सपोज हो गया, यूनाइटेड नेशन एक्सपोज हो गया, ये सारी संस्थाएं अब एक्सपोज हो गई हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस नाम की कोई चीज अभी दिखाई नहीं दे रही है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और एक तरीके से अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का नहीं चलने देना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की हरकत, जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर होता है, उससे जब आप डेविएट कर रहे हैं, जब हमारे जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं UNSC जैसे, UN जैसे, वो जब यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर बेगुनाह है उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो इन संस्थाओं से भरोसा उठने के बाद अगला स्टेप हर देश के लिए यही होगा कि वो अपनी मजबूती पर ध्यान दे, अपने देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे। तो यहाँ पर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए ऐसी हरकत कर दी कि बाकी देश एनकरेज हो जाएंगे कि भैया हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हमें भी अपने देश के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार रखना चाहिए, ताकि एक डेटरेंस हम दुनिया के लिए रख सकें। और वो जो कहावत है कि इफ़ यू वांट पीस यू मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर, उसको आपने यहाँ पर थोड़ा और
उसको अथॉरिटी दे दी है उस कहावत को, और फोर्स दे दिया है कि लोग अब इसको ज़्यादा इस दिशा में सोचें और सेल्फ डिपेंडेंस कैसे सिक्योरिटी के मामले में हुआ जाए उस दिशा में आगे सोचें और न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत आगे सोचें। तो बहुत ही इलॉजिकल तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर बिहेव किया है, या फिर मैं ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे ये कदम उठाना शुरू किया। ठीक है, फिर हम वापस आते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि $2 मिलियन अब कंटेनर्स को टोल टैक्स के तौर पर चुकाना होगा, जहां पर आप देखिए इसका पूरा असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने रिटेलिएट किया। सिर्फ इतना ही रिटेलिएट नहीं किया, ईरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम टोल टैक्स लगा देंगे $2 मिलियन का, ईरान ने ये भी कहा है कि अगर आपने हमारा पावर प्लांट तोड़ा, हम गल्फ कंट्रीज में, गल्फ में जितने भी आपके एलाइज हैं सबके पावर प्लांट उड़ा देंगे। ठीक है, अमेरिका हमारी पहुंच से दूर है, लेकिन इजराइल के पावर प्लांट्स हमारी जद में है, हम उसको भी उड़ा देंगे। साथ ही साथ जो डीसैलिनेशन प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, समुद्र के पानी को डीसैलिनेट करके पीने पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उसको हम उड़ा देंगे। जी हाँ, पानी का सप्लाई कट, बाकी सबको तो तेल कट रहा है, फ्यूल कट रहा है, लेकिन जो गल्फ की कंट्रीज अमेरिका का साथ दे रही हैं, इजराइल का साथ दे रही हैं, उनका पीने का पानी गायब हो जाएगा। आप सोच के बताइए कमेंट में कि क्या ये किसी न्यूक्लियर वॉर से कम है कि आपने किसी के पीने के पानी को ही चोक कर दिया। तो डीसैलिनेशन प्लांट भी हम इसको उड़ा देंगे, ऐसा ईरान ने कहा है। तो धमकी बराबर दी गई है, और यहाँ पर दिमाग लगाया उसने कि ज्योग्राफी ने जो उसको लेवरेज दिया है। ईरान ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम अमेरिका से नहीं जीत पाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर उसने ज्योग्राफी को यूज़ किया, ज्योग्राफी को अपने इकोनॉमिक एडवांटेज में बदला। वहाँ पर उसने ज्योग्राफी का यूज़ करके $2 मिलियन का टैक्स लेकर के वो उसको अपने इकोनॉमिक एडवांटेज में बदलेगी और उसको वॉरफेयर के लिए यूज़ करे या फिर जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करे। लेकिन इस स्थिति में ईरान आ गया है कि वो जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो स्ट्रेटेजी है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ईरान अपनी थोड़ी बहुत ताकतों को बहुत अच्छे से जानता है, और एक एक करके जो कार्ड्स ईरान खेल रहा है वो बार बार पूरे वर्ल्ड के मंच पे डोनाल्ड ट्रंप की तो हंसी हो रही है। देखिए, आप एक बात समझिए, जब एक बहुत ताकतवर देश जो बहुत कमज़ोर देश से लड़ता है तो कमज़ोर देश के पास एक ही ऑप्शन रहता है, जीतना। हारने का तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो हारा ही हुआ है। अगर वो हार भी जाएगा तो दुनिया में उतना बड़ा न्यूज़ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे वो बैकफुट पे ला रहा है, घुटनों पर लेकर के आ जा रहा है, मतलब आप समझिए हुआ क्या, साउथ पार जो ईरान का साउथ पार है उस पर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने अटैक कर दिया। ठीक है, इजराइल ने अटैक किया तो ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल को नहीं मारा, अमेरिका को भी नहीं मारा, कतर को मारा। अब कतर को ईरान ने मारा तो उसी के थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे या फिर तेल गैस की फैसिलिटी पर पे ये हमला करने वाले हैं, और आगे से नहीं होगा। ये भी अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, इजराइल ने भी डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान ने कतर को मार दिया। तो ये लोग भी आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो न्यूक्लियर जैसी चीज़ें हैं, रेडिएशन लीक होगा तो वो थोड़ी देखेगा कहाँ तक जाना है, रेडिएशन लीक होगा तो न्यूक्लियर वॉर ही हो गया फिर। तो इस चीज़ पर अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी बन जाए, कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हम डायलॉग की तरफ जाएं, डीएस्केलेट करें, उतना ज़्यादा अच्छा है पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए आप, ये जो $2 मिलियन लिया जाएगा टोल, क्या वो डॉलर में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ईरान पे अमेरिका का सैंक्शन है, ईरान क्यों डॉलर में पैसा लेगा भाई? तो अगर ईरान डॉलर में पैसा नहीं लेगा तो सोना लेगा, युआन लेगा, ज़्यादा रिलायबल जो होगा वो करेंसी लेगा, युआन लेगा। डोमिनेंस किसका हो गया? चाइना का। इसी को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। यहाँ पर आप इस पूरे खोल कर देखिए, सिर्फ $2 मिलियन की बात नहीं है, टोल चुकाने की बात नहीं, उसका तो जो असर पड़ेगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा, प्राइस हाइक होगा। लेकिन डी डॉलराइजेशन का जो भूत डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को सता रहा था, क्या अमेरिका ने जो कदम उठाया वो बैकफायर नहीं किया? क्या वही डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? दूसरी बात आप देखिए, अब चोक पॉइंट लगाया ईरान ने, ईरान मांगेगा $2 मिलियन, आप $2 मिलियन नहीं देंगे तो ईरान क्या करेगा? आपके जहाज को उड़ा देगा। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैंकर वॉर याद है? टैंकर वॉर 2.0 की तरफ जा रहा सब कुछ। अब कमर्शियल वेसल को के साथ जो है वो मिलिट्री वेसल भी साथ साथ चलेंगे उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। क्या बढ़ा? फ्रेट कॉस्ट। तो या तो आप टोल दे दो या ऐसे फ्रेट कॉस्ट बढ़ाओ, वरना इंश्योरेंस कंपनीज
जो कमर्शियल वेसल पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है कि आपका कंसाइनमेंट सेफली इस रास्ते से निकले, वहाँ क्या होगा, उनके प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। तो फिर से फ्रेट कॉस्ट बढ़ा। फ्रेट कॉस्ट किसके पास जाएगा, जो रिसीविंग कंट्री है, जहां पर इंपोर्ट हो रहा होगा उसकी देश की जनता की जेब पर जाएगा। हरकत किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की। भुगत कौन रहा है, देख रहा है आप। लेकिन एक बात यह है, यहाँ पर ईरान के पास इस कार्ड को बहुत ही केयरफुली खेलने की जरूरत है। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ईरान किन कंट्रीज से $2 मिलियन ले रहा है, उसका क्या यूज कर रहा है। क्या वो चाइना, इंडिया या फिर एशिया के जो देश जो खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आए, क्या उन पर वो कुछ रियायत बरतेगा। ये सब स्टोरी अभी अनफोल्ड होनी बाकी है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सारा अपडेट हम आपको लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट होता रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ गया। एक और डी डॉलराइजेशन का किस्सा सुनिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये मिलिट्राइजेशन हो गया, इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, पूरे इस जगह का ही मिलिट्राइजेशन हो गया। तो यहाँ पर फ्रेट कॉस्ट बढ़ने वाला है, यहाँ पर लोगों को टोल देना होगा। तो ग्लोबल प्राइस ऑयल का बढ़ा, किसका फायदा होगा इससे, रशिया का ऑयल ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो रशिया फायदे में बैठा है, चाइना एक तरीके से फायदे में है। क्यों, क्योंकि डी डॉलराइजेशन के बाद अगर ईरान डॉलर नहीं लेता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो युआन लेना शुरू कर देगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ चाइनीज करेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चाइना फायदे में, इंडिया क्या करे। यहाँ पर यही बात है सोचने की कि इंडिया क्या करे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडिया के वे फॉरवर्ड के लिए कि इंडिया क्या कर रहा है, कैसे फायदेमंद है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया को टैप करनी चाहिए और कहाँ लैक हम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे रसोई तक बातचीत आई गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं और हम लोग इसको अभी तक हैंडल भी कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के पूरा वॉर अगर रुक भी गया, ईरान और अमेरिका में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि ठीक है अब मारपीट बंद करते हैं, लेकिन फिर भी अब ये जो खून का स्वाद लग गया ना ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसको वो इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। उसको वो मोनेटाइज कर रहा है और उसको वो मोनेटाइज करके रखेगा। यानी कि भले ही वॉर खत्म हो जाए, पीस एस्टेब्लिश हो जाए, तेल का दाम बढ़ना ही बढ़ना है, या फिर उस रास्ते से जो भी कॉमर्स हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए होता है, देखिए अगर इंटरडिपेंडेंसी होती, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता तो अच्छी बात थी। मतलब जितना ट्रेड वहाँ से हो रहा है उसी वैल्यू का ट्रेड यहाँ से भी हो, कुछ ग्लोबल पॉइंट हो जहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो, ये सारी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा पावर में बैलेंस रहता है। लेकिन बहरहाल अभी जो अपडेट आया वो ये कि अमेरिका ने दी धमकी, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब दाम बढ़ाने का खेल शुरू कर दिया, टोल टैक्स वसूलने का खेल शुरू कर दिया ईरान ने ऐसा करके बहुत सारे मैसेजेस दिए वर्ल्ड को। पहला मैसेज ये दिया कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, हम अगर अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स तोड़ेगा तो हमारे पास भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं जिसका हम लेवरेज यहाँ पर उठाएंगे। इसी के साथ ईरान ने यह भी कह दिया कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा एक लौता अधिकार है, हम चाहेंगे जिस जहाज को उसको भेजेंगे फ्री में, और जिससे चाहेंगे वो $2 मिलियन का टोल टैक्स लेंगे। ये भी एक संदेश यहाँ पर ईरान ने दिया। इसी के साथ एक और संदेश ईरान ने दिया कि यूएन क्लॉज के नियम वो नहीं मान रहा है और हो सकता है भविष्य में और देश ऐसे निकलें जो ऐसी परिस्थिति में आ जाएं जो यूएन क्लॉज के नियम को मानने से मना कर दें। और इसी के साथ ईरान ने एक तरीके से ये भी कह दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई संस्था काम नहीं आ रही है। बेरोजगार बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे ही जा रहे हैं। तो वॉर को रोकने के मैकेनिज्म्स हम डेटरेंस रखते हैं, डेटरेंस इसलिए रखते हैं कि हम पे हमला ना करे। ये तो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ कितना बड़ा इलॉजिकल स्टेप ये अमेरिका ने लिया है। अगर वो इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कर रहा है तो या तो साफ करता, कह तो रही था कि नक्शे से ईरान को हटा देंगे, 1 हफ्ते में वॉर खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर घुटनों पे आ गया है, क्योंकि ट्रेड भी साथ में चलाना है, धंधा भी तो करना है, बिजनेस भी तो करना है। इजराइल इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, उसको कोई धंधा नहीं करना। इंडिया पाकिस्तान का अगर आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए, हमने क्रिकेट बंद किया, हमने ट्रेड भी बंद किया। तो आपको धंधा करना है कि वॉर करना है या दोनों कर लेना है, ये इस वक्त पूरी दुनिया सीख रही है कि कैसे
क्या कुछ इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे बदलेगा मेरा वादा है कि मैं उसका एनालिसिस आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन आपको मेरी मदद इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके करनी होगी, और अपनी राय तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।